हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और हम यहाँ पे पॉलिटी का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। हमारा सोर्स है विजन आईएएस का पीटी 365। इस सीरीज में मैं ऑलरेडी 7 लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ। हमारा जो पहला लेक्चर था वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इश्यूज का था। दूसरा जो टॉपिक था वो फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी करंट में न्यूज था। तीसरा जो था सेंट्रल स्टेट रिलेशन, चौथा जुडिशियरी के बारे में है, पांचवा इलेक्शन के बारे में है, 6th नंबर का जो था वो लेजिस्लेटिव बिल्स के बारे में था, 7th जो हमने लास्ट डिस्कस किया था वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में था। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इसका लास्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नेंस। ठीक है, क्या है ये जो पहला पीटी 365 लॉन्च किया गया है वो मई 2020 से जनवरी 2021 तक का किया गया है। ठीक है, मई 2020 से जनवरी 2021 तक का किया गया है। इसके बाद फरवरी 2021 से सितंबर 2021 तक का भी मैं करंट अफेयर इसी के बाद जो वीडियोस आने वाले हैं उसमें कवर करूंगी। हम इससे हमारा पॉलिटी का पूरा करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा 1 ईयर का, मई से लेके सितंबर तक। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन अगर पॉलिटी से रिलेटेड बनता है तो आपका नहीं छूटेगा, अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया। इसके बाद रिवाइज करने के बाद एक स्मार्ट क्विज का ऑप्शन आएगा, मैं आपको अभी बताऊंगी। मैंने अगर आपने देखा हो तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ था, वहां से आप क्यूआर कोड स्कैन करके पॉलिटी के करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको आंसर कर सकते हैं। उससे आपको क्या पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, और साथ में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये तो हमने देख लिया, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें हम गवर्नेंस के जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में देखेंगे। ओके, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है आधार। ठीक है, आधार कार्ड के बारे में आप सबने सुना होगा। अब आधार कार्ड क्यों न्यूज में रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 मेजोरिटी से एक प्ली आई थी। प्ली कैसे आई थी, रिव्यू करने के लिए 2018 का आधार वर्डिक्ट को रिव्यू करने के लिए एक प्ली आई थी, उसको डिसमिस कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 मेजोरिटी से। अब 4-1 मेजोरिटी का मतलब क्या है, 5 जजेस की बेंच बैठी होगी। ठीक है, उसमें से 4 जजेस ने बोला है कि इसको रिव्यू नहीं करना है, एक ने बोला है रिव्यू करना है, तो मेजोरिटी किसकी हो गई, 4 की हो गई, इसलिए 4-1 मेजोरिटी से इसको डिसमिस कर दिया गया है। ठीक है, अब वर्डिक्ट क्या था जिसको रिव्यू करने की बात की गई थी, तो देखो 2018 का जो आधार वर्डिक्ट था वो उसने बोला था कि जो आधार स्कीम है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। ठीक है, लेकिन इसके कुछ प्रोविजंस को चेंज किया गया है। जैसे पहला इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो चेंज किया गया है वो ये है कि आधार मैंडेटरी किस चीज के लिए है, ये तो आईटीआर फाइल करने के लिए आधार मैंडेटरी है, दूसरा पैन नंबर मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर का अलॉटमेंट करने के लिए आधार मैंडेटरी है। ठीक है, आईटीआर के लिए और परमानेंट अकाउंट नंबर दोनों के लिए क्या है, आधार मैंडेटरी है। तो सेकंड हमने देखा था कि स्टोरेज जो पीरियड है वो उसको रिड्यूस कर दिया, जो भी ऑथेंटिकेटेड डेटा होता है उसका स्टोरेज पीरियड रिड्यूस कर दिया है। पहले ये जो डेटा था वो 5 साल के लिए स्टोर रहता था, अब सिर्फ 6 मंथ के लिए स्टोर रहेगा। ठीक है, अब आधार किसके लिए मैंडेटरी नहीं है, तो किसी भी बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए या मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए आधार मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा किस किस के लिए मैंडेटरी है, आईटीआर फाइल करने के लिए प्लस परमानेंट अकाउंट नंबर का अलॉटमेंट करने के लिए आधार मैंडेटरी है। किसके लिए मैंडेटरी नहीं है, बैंक अकाउंट और मोबाइल कनेक्शन, इन दोनों के लिए मैंडेटरी नहीं है। कोई भी कंपनी या कोई भी प्राइवेट एंटिटी आधार आइडेंटिफिकेशन नहीं मांग सकती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था कि जो डेटा शेयर करते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी वो प्रोविजन अब अलाउड नहीं है, इसको बना कर दिया था। फिर आधार कार्ड इज मस्ट फॉर अवेलिंग फैसिलिटीज ऑफ वेलफेयर स्कीम एंड द गवर्नमेंट सब्सिडीज। आधार कार्ड जो है वो मस्ट है किसके लिए, वेलफेयर स्कीम्स को अवेल करने के लिए और गवर्नमेंट सब्सिडीज को अवेल करने के लिए। अब ये तो हमने देख लिया आधार वर्डिक्ट के ऊपर ये चेंजेस किए गए थे, लेकिन ये जो प्ली आई थी आधार वर्डिक्ट को रिव्यू करने के लिए उसने किस ग्राउंड पे रिव्यू करने को बोला था, तो स्पीकर ने डिसाइड किया था, स्पीकर का डिसीजन था कि ये जो प्रपोज्ड लॉ है मतलब आधार लॉ जो था वो एक मनी बिल है, वो उसको रिव्यू करने की बात की गई थी। तो
इन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्पीकर का जो डिसीजन है कि ये मनी बिल है वो फाइनल है और इसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था स्पीकर का डिसीजन किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, और जो आधार एक्ट है 2016 का, वो क्या है, करेक्टली सर्टिफाइड एज मनी बिल, मतलब जो आधार एक्ट था वो मनी बिल ही था अंडर आर्टिकल 110। ठीक है, आर्टिकल 110 क्या बताता है, हमारा मनी बिल बताता है। अब इसके अगेंस्ट प्ली क्यों डाली थी, इससे आप सोचेंगे मनी बिल बना दिया तो क्या हो गया, क्योंकि लोकसभा के पास स्पेशल पावर आ जाती है मनी बिल होने की वजह से, उसमें राज्यसभा का ज्यादा से नहीं रहता है। लोकसभा के पास गवर्नमेंट की मेजोरिटी तो बिल पास हो जाएगा इजीली, और राज्यसभा सिर्फ उस मनी बिल को क्या कर सकती है, रिकमेंड कर सकती है, रिव्यू करने का ऑर्डर दे सकती है। ठीक है, चलो अब आधार के बारे में देख लेते हैं। आधार क्या है, आधार एक 12 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इसको कौन इशू करता है, UIDAI करता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो 12 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू करता है। किसके लिए इशू करता है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया के सिटीजन होते हैं उनके लिए इशू किया जाता है। इसलिए हर इंडियन, मतलब अधिकतर इंडियंस के पास आधार कार्ड होता है। ठीक है, अब UIDAI क्या क्या है, तो एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो आधार एक्ट 2016 के अंदर बनी है। किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपसे क्वेश्चन में ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा कि आधार UIDAI जो है वो कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, किसके अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। आधार क्या करती है, 4 पीसेज ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, नेम, एज, जेंडर एंड एड्रेस। ठीक है, 4 पर्सनल इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट करती है, नाम, आपकी एज, आपकी जेंडर और आपका एड्रेस क्या है। इसके अलावा बायोमेट्रिक डेटा, फिंगरप्रिंट्स, आईबॉल, ये सारी चीजें वो स्कैन करती है। ठीक है, इसके अलावा आधार के पास एक नया फीचर आया था जिसको बोलते हैं वर्चुअल आईडीज। क्या बोलते हैं, वर्चुअल आईडी। ये क्या करता है, इंडिविजुअल्स की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, रिसेंटली आधार का जो लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया था उसको पार्लियामेंट में पास किया गया, जिसने एक ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट किया मार्च 2019 का। चाहिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। 95% जो अडल्ट हैं उनके पास आधार कार्ड होता है, और 75% चिल्ड्रंस के पास क्या है, आधार कार्ड। ठीक है, 8% पीपल जो है उनके पास आधार नहीं है, और एन एस्टिमेटेड 102 मिलियन पीपल। ठीक है, 102 मिलियन पीपल के पास आधार नहीं है। 80% ऑफ बेनिफिशियरी फील आधार हैज मेड पीडीएस, राशन, मनरेगा एंड सोशल पेंशन मोर रिलायबल। 80% लोगों को लगता है कि जो आधार है वो पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो राशन मिलता है उसके लिए है, मनरेगा के लिए और सोशल पेंशन के लिए ज्यादा रिलायबल होता है आधार होने से। ठीक है, ये चीजें हैं। की फीचर्स क्या है, ऑफलाइन वेरिफिकेशन है आधार नंबर होल्डर का। अब ऑफलाइन वेरिफिकेशन हो सकता है, वॉलेंट्री यूज हो सकता है, जैसे पर्टिकुलर इंसान अपना आधार नंबर यूज कर सकता है। इसने टेलीग्राफ एक्ट 1885 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 को क्या किया है, चेंज किया है। अच्छा, एक और चीज आपको याद रखना है, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट। डेथ रजिस्ट्रेशन और बर्थ रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अच्छा चलिए, और आधार नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, आधार मैंने बताया था कि बहुत सारे चिल्ड्रंस को एनरोल किया है। इसमें एक और प्रोविजन रखा है कि ये जो आधार है उसको अगर 18, ये तो पहले पेरेंट के कंसेंट से बनता है कि जो पेरेंट अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं वो बनवा सकते हैं। उसके बाद जब उसकी एज 18 साल हो जाए तब जो बच्चा है, चाइल्ड है, वो अप्लाई कर सकता है उसको कंटिन्यू करने के लिए, या फिर वो आधार को कैंसिल भी कर सकता है। ठीक है, अब इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कब डिस्क्लोज की जा सकती है, ये सिर्फ डिस्क्लोज की जा सकती है अगर सिर्फ हाई कोर्ट ऑर्डर दे। हाई कोर्ट जब ऑर्डर देगा तभी ये वाली जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या कर सकते हैं, हम डिस्क्लोज कर सकते हैं। ओके, UIDAI फंड बनाता है जो किसके लिए यूज होती है, ये कैसे इकट्ठा होता है, पहले ये देखो। जो भी फी आती है, ग्रांट्स आते हैं, चार्जेस रिसीव्ड होते हैं UIDAI के, इसके द्वारा ये फंड बनाया जाता है। किसमें एक्सपेंस होता है, सारी जो UIDAI के एक्सपेंसेस हैं प्लस उसमें जो सैलरी अलाउंस दिए गए हैं एम्प्लॉयज को, उन सब में ये UIDAI फंड लगता है। कंप्लेंट्स क्या है, कंप्लेंट्स कैसे कर सकते हैं, ये इंडिविजुअल पर्सन जो है वो कंप्लेंट रजिस्टर करा सकता है UIDAI में। ठीक है, डिफाइंस द आधार इकोसिस्टम, आधार का अपना इकोसिस्टम है जहाँ पे एनरोलिंग एजेंसी है, रिक्वेस्टिंग एजेंसी है और ऑफलाइन वेरिफिकेशन सीकिंग एंटिटीज है। ठीक है, पेनल्टी भी इसमें दी जाती है आधार के फेलियर में।
टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, यहाँ पे आप जाके क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो, याद रखना, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो पेनल्टीज के लिए। इतना समझ में आया। आधार के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, पहले क्या क्या मैंडेटरी है वो याद रखना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए और परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए, बैंक अकाउंट एंड मोबाइल कनेक्शन के लिए मैंडेटरी नहीं है, फिर वेलफेयर स्कीम और गवर्नमेंट सब्सिडीज के लिए मस्ट है, उसके अलावा बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट के लिए मस्ट नहीं है। और जो आधार एक्ट आया था 2016 का वो क्या है, मनी बिल है। ठीक है, क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए कि आधार को मनी बिल में रखा गया था या फाइनेंस या फिर नॉर्मल सिंपल बिल में रखा गया था, तो मनी बिल में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे मिशन कर्मयोगी क्या है। रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि मिशन कर्मयोगी, इस मिशन कर्मयोगी को अप्रूव किया है। मिशन कर्मयोगी क्या है, ये नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। इसमें क्या है, जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। ठीक है, इसके वजह से ये जो नई स्कीम आई है जिसको बोलते हैं मिशन कर्मयोगी, इससे जो भी सिविल सर्विसेज है उसको क्या किया जाएगा, स्ट्रेंथन किया जाएगा, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। अभी उनकी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से, उनके कैलिबर के हिसाब से उनको जॉब एलोकेशन किया जाएगा, उनको उनके कैलिबर के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाएगी। ये सारी चीजें हम देखेंगे मिशन कर्मयोगी में होगा। इसके सेलिएंट फीचर्स क्या है, फाइनेंशियल एलोकेशन किया गया। फाइनेंशियल एलोकेशन में क्या किया गया है, देखो 46 लाख सेंट्रल एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, इनको 510 करोड़, कितना, 510 करोड़ स्पेंड करना है 5 साल में इस स्कीम के अंदर, मतलब मिशन कर्मयोगी के अंदर 510 करोड़ स्पेंड करना है 5 साल के अंदर। 5 साल मतलब 2020 से 2025 तक। ठीक है, अब कोर गाइडलाइंस क्या है इस स्कीम की, देखो ट्रांजिशन करना है रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो पहले क्या होता था, रूल बेस्ड फंक्शन चलता था कि आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर। अब कैसे करना है, रोल बेस्ड करना है। पर्टिकुलर सिविल सर्विसेज जो उसकी जो मैचिंग कॉम्पिटेंसी है उसको उस रिक्वायरमेंट की पोस्ट दी जाए। ठीक है, वो करना है। अब एम्फेसाइजिंग ऑन साइट लर्निंग, ऑन साइट लर्निंग पे ज्यादा एम्फेसाइज करना है ऑफ साइट लर्निंग के कंपैरिजन में। शेयर्ड ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जिसमें सारे लर्निंग मटेरियल्स हो, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस हो, ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना है जहाँ पे ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को आपस में शेयर किया जा सके। कैलिब्रेट ऑल सिविल सर्विसेज पोजीशन टू अ फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स एक्टिविटीज एंड कॉम्पिटेंसीज अप्रोच। ठीक है, सारे सिविल सर्विसेज की पोजीशन को कैलिब्रेट करना है बाय उनके रोल के थ्रू, उनकी जो एक्टिविटीज है, उनकी जो कॉम्पिटेंसी है, इस अप्रोच से। ठीक है, फिर उसके उनके अंदर क्या करना है, कंटिन्यूअसली अपॉर्चुनिटी बिल्ड करना है, उनके बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना है, फंक्शन को स्ट्रेंथन करना है और डोमेन कॉम्पिटेंसीज को भी क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है। To enable all central ministries and department directly invest their resources toward the co-creation of common ecosystem। और ये जो कॉमन इकोसिस्टम बनेगा सिविल सर्विसेज के लिए, उसमें कौन इन्वेस्ट करेगा, सारी जो सेंट्रल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टली अपने रिसोर्सेज को कॉमन इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा ये क्या करता है, एनकरेज करता है पार्टनर को विद बेस्ट इन क्लास लर्निंग कंटेंट क्रिएटर। ठीक है, बेस्ट इन क्लास लर्निंग कंटेंट क्रिएटर बनना है आपको, अच्छी पब्लिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करना है, यूनिवर्सिटीज बनाना है, ये सारी चीजें करना है। उसके अलावा प्रोग्राम विल बी डिलीवर्ड, ये जो प्रोग्राम है वो कैसे डिलीवर्ड किया जाएगा, एक आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, उसी के थ्रू ये प्रोग्राम डिलीवर किया जाएगा। अब आई गॉट क्या है, तो ये है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। ठीक है, क्या है, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, जिसको बोलते हैं हम कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। इसी के थ्रू जो भी प्रोग्राम होगा वो डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये क्या प्रोवाइड करेगा, डिजिटल ई लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करेगा कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए। अदर सर्विस मैटर्स लाइक कंफर्मेशन, प्रोवेशन पीरियड, डिप्लॉयमेंट, वर्क असाइनमेंट एंड नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज, ये सब इंटीग्रेट किया जाएगा इसके अंदर। ये जो कर्मयोगी प्लेटफॉर्म में कितना प्रोवेशन पीरियड होगा, फिर कितना वर्क डिप्लॉय किया जाएगा, कितना असाइनमेंट होगा, कितनी वैकेंसीज हैं, इन सब का क्या किया जाएगा, आपको न्यूज प्रोवाइड किया जाएगा। एक अप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन फ्रेमवर्क भी होगा, एक डैशबोर्ड व्यू होगा की परफॉर्मेंस इंडिकेट करने के लिए, की परफॉर्मेंस क्या क्या है उसको इंडिकेट करने के लिए एक डैशबोर्ड भी बनाया जाएगा। अब देखो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या होगा, मतलब इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशन वर्क करेंगे। तो पहला जो है प्राइम मिनिस्टर्स पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल होगी,
प्राइम मिनिस्टर की पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स HR काउंसिल होगी। ये क्या करेगी, ये एपेक्स बॉडी की तरह काम करेगी। एपेक्स बॉडी की तरह काम करेगी मतलब ये ही स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी सिविल सर्विसेज रिफॉर्म में कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द PM। मतलब PM की चेयरमैनशिप में ये एक डायरेक्शंस देगी सिविल सर्वेंट्स को कि आपको कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, कैसे सही डायरेक्शन में अपना टास्क परफॉर्म करना है, ये सब करेगी। कौन करेगी? PM पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल। ठीक है, इसमें कौन कौन होगा? सारे यूनियन मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है, चीफ मिनिस्टर्स होंगे, एमिनेंट पब्लिक HR प्रैक्टिशनर्स होंगे, थिंकर्स होंगे और ग्लोबल थॉट लीडर्स होंगे और पब्लिक सर्विस फंक्शनरीज होंगे। ठीक है, अब है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। अब इस कमीशन का क्या रोल होगा? ये PM की जो पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल है, मतलब ये जो है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, इसको क्या करेगी? असिस्ट करेगी। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स बनाने में, कोऑर्डिनेट करने में, सुपरवाइज करने में, कैसे इंप्लीमेंट करना है इन प्लान्स को, उन सब के लिए कौन काम करेगी? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन काम करेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, ये क्या करेगी? वही सुपरविजन ओवर ऑल सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का काम करेगी, डीलिंग विद द सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। स्पेशल पर्पस व्हीकल भी होगा इसमें। ये क्या करेगा? आई गॉट कर्मयोग प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग। इट विल बी सेटअप अंडर द सेक्शन 8। ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है वो सेक्शन 8 का कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेटअप किया जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन यूनिट होगा, उसको कौन हेड करेगा? कैबिनेट सेक्रेटरी करेगा। तो इसमें आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, यही याद करना है कि ये जो है कैपेसिटी बिल्डिंग का एक प्रोग्राम है, मिशन कर्मयोगी, और इसको हेड कौन करेगा? PM का पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल हेड करेगा, और उसको असिस्ट कौन करेगा? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन असिस्ट करेगा। ये क्यों बनाया गया है? इसमें क्या ट्रांजिशन होगा? रूल बेस्ड से रोल बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑन साइट लर्निंग पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ओके, और एक आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म होगा जिसके थ्रू प्रोग्राम क्या डिलीवर करना है वो सेटअप किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन। देखो, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन क्यों न्यूज में रहा था रिसेंटली? जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, कौन है हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? M वेंकैया नायडू। उन्होंने बोला था, सजेस्ट किया था कि सारे कॉरपोरेट्स को विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म रखना चाहिए और साथ में उनको एडिक्वेट सेफगार्ड भी देना चाहिए जिससे कि विसल ब्लोअर जो है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, समझ में आया? वाइस प्रेसिडेंट ने क्या बोला कि सारे कॉर्पोरेट्स मतलब सारी कंपनीज जो है उनके पास विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म होना चाहिए और पर्टिकुलर एडिक्वेट सेफगार्ड्स होने चाहिए जिससे कि जो विसल ब्लोअर्स है उनका हम प्रोटेक्शन कर सकें। ठीक है, अब विसल ब्लोइंग क्या होता है, इसके प्रोटेक्शन की क्यों बात की गई है? तो देखो, विसल ब्लोइंग एक एक्ट होता है जो क्या करता है? अटेंशन ड्रॉ करता है किसी भी अथॉरिटी की या पब्लिक की, किसके अगेंस्ट में कोई करप्शन हो रहा हो उसके लिए, कोई मिसकंडक्ट हो रहा हो, कोई फ्रॉड हो रहा हो, कोई अनएथिकल एक्टिविटी हो रही हो विद इन पब्लिक, प्राइवेट और थर्ड सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसकी तरफ क्या करता है विसल ब्लोअर? अपना उसका अटेंशन लेता है। देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, ये कोई पर्सन है, ठीक है, ये किसी कॉर्पोरेट में काम करता है, वहां पे कोई करप्शन हो रहा है या कुछ मिसकंडक्ट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, और ये क्या करता है? ये जो पर्सन है वो क्या करता है? उस अथॉरिटी को जाके बता देता है कि पर्टिकुलर पर्सन ये है जो वो मिसकंडक्ट कर रहा है या करप्शन कर रहा है। तो ये जो पर्सन है जो बताएगा, जो आवाज उठाएगा इसके अगेंस्ट में, वो होता है विसल ब्लोअर। तो ये जो पर्सन है इसके तो प्रोटेक्शन करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसने आवाज उठाई है। तो जो इंसान करप्शन कर रहा है वो इसको हार्म पहुंचा सकता है। समझ में आया इतना? तो ये जो होता है विसल ब्लोअर होता है और इसको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि ये करप्शन सामने लेके आ रहा है। क्या सामने लेके आ रहा है? जो करप्शन या रॉन्ग डूइंग हो रही है उसको सामने लेकर आ रहा है। ठीक है, इसके वजह से। और ये विसल ब्लोअर कौन हो सकता है? करंट या फॉर्मर एम्प्लॉय हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, ऑफिसर हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है, कोई भी सप्लायर गुड्स और सर्विसेज का, या कोई वॉलंटियर, कोई भी हो सकता है। मतलब ये अब विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म क्या है इंडिया में? एक विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 2014 का। ये क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम द हैरेसमेंट टू द पर्सन मेकिंग डिस्क्लोजर ऑफ द करप्शन। जो इंसान करप्शन को डिस्क्लोज करता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हरासमेंट से। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रॉड डेफिनेशन विसल ब्लोअर की देता है कि ये बियॉन्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मतलब
ऐसा विसल ब्लोइंग का जो मैकेनिज्म है सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में ही नहीं होगा, ये कोई भी पर्सन कर सकता है, कोई भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। मान लो कोई एक पर्सन है वो ही करप्शन कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में भी विसल ब्लोइंग की जा सकती है, या कोई एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अगेंस्ट भी किया जा सकता है, और गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट तो किया ही जा सकता है। The person make a public interest disclosure to the competent authority. पब्लिक के इंटरेस्ट में ही क्या करना है, डिस्क्लोज करना है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, उससे रिलेटेड जो अथॉरिटी है उसको डिस्क्लोज कर देना है कि यहाँ करप्शन हुआ है, ठीक है। अच्छा, और ये क्या करता है, ये एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करता है जो लोगों को इनकरेज करता है कि वो इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करें अबाउट करप्शन, मतलब करप्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने में उनको एनकरेज करने का काम करता है। इट डज नॉट अप्लाई टू द आर्म फोर्सेज ऑफ यूनियन, बट ये जो विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म होता है वो आर्म्ड फोर्सेज पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। अगर आर्म फोर्सेज रिवील करने लग जाएंगी तो फिर बहुत सारे जो अंदर के जो सीक्रेट्स है, गवर्नमेंट के सीक्रेट्स है, आर्म फोर्सेज के सीक्रेट्स है, वो भी पब्लिक में आ जाएंगे, और पब्लिक में आ जाएंगे तो इट वाज नॉट बेनिफिशियल फॉर द कंट्री, ठीक है। डिस्क्लोजर कैन बी मेड इन राइटिंग और बाय ईमेल मैसेज। ये जो डिस्क्लोजर होता है वो कैसे किया जा सकता है, राइटिंग में भी किया जा सकता है, ईमेल मैसेज के थ्रू भी किया जा सकता है, एंड कंटेन फुल पर्टिकुलर्स एंड बी accompanied by supporting documents। और ये छोड़ो, इसको बस राइटिंग और ईमेल मैसेज करके हम डिस्क्लोज कर सकते हैं। और ये जो any person aggrieved by an order of the competent authority may prefer an appeal to the high court within a period of 60 days from the date of the order। हम अपील भी कर सकते हैं, अगर लगता है कि हाँ जो विसल ब्लोइंग की गई है वो गलत की गई है तो उसके लिए अपील की जा सकती है हाई कोर्ट में विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days। Central government shall ensures that no person or public servant who has made a disclosure under this act is victimized by initiation of any proceeding। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी पर्सन या पब्लिक सर्वेंट डिस्क्लोज कर रहा है इंफॉर्मेशन को, उसको विक्टिमाइज नहीं किया जाए, ना ही उसके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाए, ठीक है। एनी पर्सन हु नेग्लिजेंटली रिवील्स द आइडेंटिटी ऑफ द कंप्लेंट विल बी पनिशेबल। अगर कोई भी नेग्लिजेंटली रिवील करता है कंप्लेंट की आइडेंटिटी को तो उसको पनिश किया जा सकता है। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2015 क्या लेके आता है, वो ये लोकसभा में आया गया था 2014 के एक्ट को अमेंड करने के लिए, लेकिन क्या हुआ 2019 में लोकसभा डिसॉल्व हो गई थी, इलेक्शन ईयर था, इस वजह से इसको पास नहीं किया जा सका। क्लियर है इतना? देखिए मैं वापस एक बार बता देती हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ज्यादा कुछ नहीं है। विसल ब्लोइंग मतलब करप्शन को सामने लेके आने वाला इंसान, ठीक है। जो क्या हो रहा है, जो भी करप्शन हो रहा है, मिसकंडक्ट होता है, उसको सामने लेके आए। अब वो जो सामने लेके आए तो उसके प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो उसके लिए प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। इसमें क्या प्रोटेक्शन दी जाती है कि उसको, उस पर्सन जो करप्शन को डिस्क्लोज कर रहा है उसको प्रोटेक्शन दी जाती है, ठीक है। लेकिन ये आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। डिस्क्लोज कैसे करेगा, राइटिंग में या फिर ईमेल मैसेज सेंड करके, ओके। और जो भी इंसान या जो भी पब्लिक सर्वेंट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर रहा है उसको विक्टिमाइज नहीं किया जा सकता, ना ही उसके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है। समझ में आया इतना? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए है। और कंपनीज एक्ट 2013 ये देख लीजिए, इट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर एंटिटीज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज टू सेट अप एन ऑडिट कमिटी टू इन्वेस्टिगेट द विसल ब्लोअर कंप्लेंट। कंपनीज एक्ट 2013 में मैंडेटरी किया गया है, बहुत सारे जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनको एक ऑडिट कमेटी सेटअप करनी चाहिए जो क्या कर सके, विसल ब्लोअर की जो कंप्लेंट्स हैं उनको क्या कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके, ओके। चलिए नेक्स्ट है आईपीसी एंड सीआरपीसी क्या है, ठीक है। देखो ये न्यूज में क्यों रहा, 5 मेंबर कमेटी अभी जो इसको रणबीर सिंह हेड कर रहे हैं, और इसको किसने बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बनाया है। क्यों बनाई गई है ये कमेटी, ये कमेटी बनाई गई है क्रिमिनल लॉज को ओवरऑल करने के लिए। ओवरऑल मतलब उसको पूरी तरीके से एनालाइज करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए, तो इसलिए आईपीसी एंड सीआरपीसी ये न्यूज में रहा था। तो इसके बारे में हमको बस ये देखना है आईपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है। आईपीसी क्या करता है, डिटरमाइन करता है डेफिनेशन ऑफ क्राइम, मतलब क्राइम की क्या डेफिनेशन होती है वो ये डिटरमाइन करता है। सीआरपीसी क्या करता है, इन्फॉर्म करता है अबाउट द प्रोसीजर फॉर द रेगुलेशन ऑफ द क्रिमिनल लॉज। प्रोसीजर क्या होना चाहिए क्रिमिनल लॉ को रेगुलेट करने का, वो हमको कौन बताता है, सीआरपीसी बताता है। अब बैकग्राउंड क्या है, ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया,
आईपीसी जो है वो ऑफिशियल क्रिमिनल कोड है इंडिया के, ठीक है। ये ड्राफ्ट कब किए गए थे? 1860 में किए गए थे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बना था ना 1860 में, तब इंडियन पीनल कोड बनाए गए थे, ठीक है। ये कवर क्या करते हैं? ऑल सब्सटेंटिव एस्पेक्ट ऑफ द क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सबको कवर करता है इंडियन पीनल कोड, कि किस किस तरह के क्राइम हो सकते हैं उन सबको इंडियन पीनल कोड के अंदर रखा गया है, ठीक है। अब सीआरपीसी में क्या किया? ये इनेक्ट कब हुए थे? ये 1973 में इनेक्ट हुए थे। तो दो इनिशियली क्रिएटेड इन 1882 में क्रिएट हो गए थे, लेकिन इनेक्ट कब हुए थे? 1973 में हुए थे, ठीक है। मशीनरी फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्राइम। क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने की मशीनरी कौन सी है? सीआरपीसी है। मशीनरी फॉर एविडेंस कलेक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ द गिल्ट, इनोसेंस एंड द पनिशमेंट। अब सीआरपीसी क्या करता है? एविडेंस कलेक्शन का काम करता है, गिल्ट किसका है उसको डिटरमाइन करने का काम करता है, और फिर पनिशमेंट देने का काम भी किसके अकॉर्डिंग किया जाता है? सीआरपीसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। कौन रिव्यू कर सकता है इनकी? यार आईपीसी और सीआरपीसी जब बनाए गए थे तब क्राइम अलग थे, अब क्राइम अलग है, तो इनको रिव्यू करने का काम कौन करेगा? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। कौन करता है? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, वो रिव्यू करने का काम करता है। बीपीआरडी जो है वो कब सेटअप किया गया था? 1970 में सेटअप किया गया था, और किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के बारे में हम देखेंगे। ये न्यूज में क्यों था? आप सबको पता होगा इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज कोविड-19 के टाइम पे दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इकोनॉमिक पैकेज। अब उसमें क्या था? अब कहीं का माइग्रेंट लेबर कहीं जा रहा है तो उसके वजह से उसको राशन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वन नेशन वन राशन कार्ड होना चाहिए, मतलब पूरे नेशन के लिए एक ही राशन कार्ड होना चाहिए जो वो कहीं पे भी जाके यूज कर सके पूरे नेशन में, ठीक है। मतलब कि अगर कोई बिहार का रहने वाला इंसान है तो वो महाराष्ट्र में भी जाके अपना राशन ले सके, उसको बोलते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, ठीक है। ये सारी स्टेट और यूटीज में अप्लाई हो जाएगी फ्रॉम मार्च 2021, मार्च 2021 से अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। राशन कार्ड क्या होता है? ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, और इसी के अकॉर्डिंग हमको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है वहां से एसेंशियल कमोडिटी मिलती है, ठीक है, सब्सिडाइज्ड रेट्स पे। मतलब जैसे हमको 2 रुपए किलो चावल, 3 रुपए किलो दाल, 1 रुपए किलो आटा, ये सारी जो सब्सिडाइज्ड रेट है, सब्सिडाइज्ड रेट मतलब उसके जो पैसे एक्स्ट्रा पैसे हैं वो कौन देगी? गवर्नमेंट देगी, हमको सिर्फ उसके बेसिक पे हमको करना है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या इशू करती है? डिस्टिंक्टिव राशन कार्ड टू एपीएल, बीपीएल एंड अंत्योदय फैमिलीज एंड कंडक्ट पीरियोडिकल रिव्यूज एंड चेकिंग ऑफ राशन कार्ड। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो राशन कार्ड इशू करती है, ठीक है, एपीएल एंड बीपीएल फैमिली के लिए, और अंत्योदय फैमिलीज, और इसका पीरियोडिकली रिव्यू भी करती है कि किसको राशन कार्ड की जरूरत है, किसको नहीं है, ठीक है। Proof of identification, it has become an important tool of identification when applying for other documents, ठीक है। ये एक important डॉक्यूमेंट बन गया है, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमको लगाना है या इलेक्टोरल रोल में हमको इंक्लूजन चाहिए तो उन सब में भी राशन कार्ड लग जाता है। अब वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम क्या होती है? वन राशन कार्ड स्कीम विल बी एबल, देखो मैंने जो अभी बताया था, विल बी एबल टू बाय सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स फ्रॉम एनी एफपीएस अक्रॉस द कंट्री यूजिंग देयर एग्जिस्टिंग सेम राशन कार्ड दैट इज आधार लिंक्ड, ठीक है। मतलब ये इसी को यूज करके पूरे कंट्री में कहीं से भी सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स खरीद सकते हैं एग्जिस्टिंग राशन कार्ड से ही, और बट वो राशन कार्ड जो है वो आधार के साथ क्या होना चाहिए? लिंक होना चाहिए। अब प्रेजेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अच्छा हमने अभी आधार वर्डिक्ट पढ़ा था, ठीक है। आधार वर्डिक्ट में हमने देखा था कि गवर्नमेंट स्कीम या वेलफेयर सर्विसेज को अवेल करने के लिए आधार मैंडेटरी है, ठीक है, मस्ट होना चाहिए। इसी से ही आप सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज को अवेल कर सकते हो, इसलिए ये भी एक गवर्नमेंट सर्विसेज, इसमें आधार लिंक होना जरूरी है। अब प्रेजेंट का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें क्या है? एक राशन कार्ड होल्डर जिसके पास राशन कार्ड है वो सिर्फ फूड ग्रेन कहाँ से खरीद सकता है? जहाँ पे फेयर प्राइस शॉप है, ठीक है, और जहाँ पे उसको लोकेलिटी उसकी असाइंड है, जहाँ वो रहता है, सिर्फ जहाँ वो रहता है वहीं से क्या करता है? फूड ग्रेन खरीद सकता है, पूरी इंडिया में कहीं और से वो नहीं खरीद सकता है। तो इस वजह से जो प्रथा मुखोपाध्याय वर्किंग ग्रुप था ऑन माइग्रेशन, उन्होंने रिकमेंड किया कि ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको क्या करना चाहिए? पोर्टेबिलिटी देनी चाहिए, और
एंड इट्स बेनिफिट्स इन 2017। 2017 में ही उन्होंने रिकमेंड कर दिया था कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पोर्टेबल कर देना चाहिए, कि एक ही कंट्री में हम एक राशन कार्ड का यूज कर सके, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको IMPDS बोलते हैं, इन अप्रैल 2018 में लॉन्च किया था, ठीक है। The new system will identify beneficiary through biometric authentication और electronic point of sale device installed at FPS, ठीक है। इसका कुछ नहीं है। अब इसके थ्रू क्या कर सकता है, एक माइग्रेंट जो है वो अलाउ है टू बाय मैक्सिमम ऑफ 50% ऑफ फैमिली कोटा। इसके थ्रू जो भी माइग्रेंट है जिसको फूड खरीदना है, वो 50% जो फैमिली कोटा है उसका मैक्सिमम 50% तक क्या खरीद सकता है, वो फूड खरीद सकता है। दिस इज टू इंश्योर दैट इंडिविजुअल आफ्टर शिफ्टिंग टू अनदर प्लेस डज नॉट बाय द एंटायर फैमिली कोटा इन वन गो। एक बार में पूरा नहीं खरीद सकता, वो 50% खरीद सकता है। Once 100% Aadhaar seeding and 100% installation of ePOS device is achieved, national portability of ration cards will become a reality, and currently it is enabled in 17 state and UTs. अब 100% आधार सीडिंग और 100% इंस्टॉलेशन हो जाएगा, उसके बाद ये जो नेशनल पोर्टेबिलिटी है राशन कार्ड की, वो पूरी रियलिटी में बदल जाएगी। लेकिन करंटली 17 स्टेट्स में ये अभी भी चल रहा है, ठीक है। अब IMPDS के बारे में हम देख लेते हैं, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कीम। ये क्या है? IMPDS जो है वो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसको किसने इंप्लीमेंट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने किया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी इन फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इसको नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी के लिए, फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाया गया है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर। नेशनल लेवल डेटा रिपोजिटरी बनाया जाएगा और यूज ऑफ एडवांस डेटा एनालिटिक टेक्निक्स का यूज किया जाएगा। अब बेनिफिट्स क्या है? जैसा कि आपको पता है, इंटर स्टेट एज वेल एज इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी हो जाएगी राशन कार्ड्स की। इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी एट IMPDS पोर्टल, इंटर स्टेट एट अनावितरण पोर्टल, ठीक है। दो पोर्टल हैं, इंटर स्टेट और इंटर स्टेट, दो चीजें हैं, ठीक है। इंटर स्टेट मतलब स्टेट के बाहर, इंटर स्टेट मतलब स्टेट के अंदर, ओके। स्टेट के अंदर जो होगा वितरण, वो अनावितरण पोर्टल के थ्रू होगा, और इंटर स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट के IMPDS पोर्टल के थ्रू होगा, ठीक है। अनावितरण जो पोर्टल है वो कब इंप्लीमेंट किया गया था? हैज बीन इंप्लीमेंटेड टू डिस्प्ले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन मेड थ्रू द ePOS डिवाइस। अनावितरण पोर्टल में है ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, ePOS डिवाइस के थ्रू। हेल्प्स टू रिमूव द बोगस राशन कार्ड होल्डर्स थ्रू एन इंटीग्रेटेड ऑनलाइन सिस्टम। ये क्या करेगा? जो भी बोगस राशन कार्ड होल्डर हैं उनको हेल्प्स टू रिमूव बोगस राशन कार्ड होल्डर थ्रू एन इंटीग्रेटेड ऑनलाइन सिस्टम। राशन कार्ड होल्डर को ऑनलाइन सिस्टम में चेंज कर देगा। एंड कंट्रोल राइजिंग फूड सप्लाई बिल फॉर प्रिवेंटिंग लीकेज। अब ये पता है हम लोगों को कि बहुत ज्यादा लीकेज होता है, जो भी सब्सिडाइज्ड फूड है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक पहुंचता तो है, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचता है। तो ये जो लीकेज होता है इसको भी रोकने का काम करेगा, क्योंकि सारा काम जो है वो ऑनलाइन हो जाएगा। क्लियर है इतना? देखो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 ये क्या बताता है? दिस मेक्स अ शिफ्ट इन अप्रोच टू द फूड सिक्योरिटी फ्रॉम द वेलफेयर अप्रोच टू द राइट बेस्ड अप्रोच। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए थे। एक्ट ने लीगली एंटाइटल किया था अप टू 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन जिनको सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स मिलना चाहिए, ठीक है। और इसको किसके अंडर में रखा गया? टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर रखा गया। अंडर NFSA अबाउट 81 करोड़ पर्सन्स आर एंटाइटल्ड टू बाय सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर 81 करोड़ जो लोग हैं उनको सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स खरीद सकते हैं। किस रेट पे? राइस खरीद सकते हैं ₹3 पर केजी, वीट खरीद सकते हैं ₹2 पर केजी, एंड कोअर्स ग्रेन खरीद सकते हैं ₹1 पर केजी। देखो, राइस का याद रखना, ये प्राइस पूछ ली जाती है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, 1, 2, 3 में भी लोगों को कंफ्यूजन होता है। वीट खरीद लिया जाता है ₹2 पर केजी, और उसके बाद क्वार्ट्ज ग्रेन जो होता है वो ₹1 पर केजी मिलता है, ठीक है। देखो, चावल थोड़ा महंगा आता है, याद रखिए, गेहूं उससे थोड़ा सस्ता आता है, और दालें उससे और सस्ती आती है, ऐसे याद रखिएगा। राइस, वीट, ग्रेन 2, 3, 2, ₹1 में
बेचा जाता है। इट इज ऑपरेटेड अंडर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के अंडर में चलता है, सेंट्रल और स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फूड एलोकेशन करती है फूड ग्रेन्स का, स्टेट एंड ड्यूटीज को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स अप टू डिजाइन, ये छोड़ो, स्टेट गवर्नमेंट हैंडल द ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फूड ग्रेन्स अलोकेट कर देता है स्टेट और यूटीज को, उसको हैंडल कराने की या डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आता है। समझ में आया? मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है चावल दे देना, उस चावल को लोगों तक पहुंचाने का काम किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, अब टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या लॉन्च हुआ था, ये 1997 में लॉन्च हुआ था। ये पुअर के ऊपर फोकस करता था। ठीक है, इसमें दो कैटेगरी के लोग थे, एक बीपीएल हाउस होल्ड, एक एपीएल हाउस होल्ड। बीपीएल हाउस होल्ड मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। एपीएल मतलब अबव पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आते हैं। अब अंत्योदय अन्न योजना वॉज लॉन्च्ड इन 2000 टू मेक TPDS more focused and targeted. It focused poorest of the poor families among BPL beneficiaries. ठीक है, ये poorest of the poor अंत्योदय अन्न योजना 2000 में लॉन्च की गई थी। इसको और ज्यादा फोकस्ड मैनर में बनाया गया था, और ये किस पे फोकस करती है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, मतलब जो पुअर से भी पुअर होते हैं ना, उन लोगों के लिए अंत्योदय स्कीम बनाई गई। समझ में आया? इतना समझ में? हमने क्या देखा, वन राशन वन कार्ड स्कीम देखा, पूरा एक ही कार्ड पूरी कंट्री में चलेगा, उसके थ्रू उनको सब्सिडाइज्ड फूड दिया जाएगा। ठीक है, सब्सिडाइज्ड फूड को कौन देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देखती है, स्टेट गवर्नमेंट भी देखती है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, फूड एलोकेशन का काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, हैंडल करने का काम करती है। ठीक है, और दो स्कीम होती है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो बीपीएल और एपीएल फैमिली के लिए होता है, एक अंत्योदय अन्न योजना जो 2000 में लॉन्च की गई थी, पुअरेस्ट ऑफ पुअर फैमिलीज के लिए होता है। अब सब्सिडाइज रेट याद रखना, राइस का 3 रुपीज पर केजी है, व्हीट का 2 रुपीज पर केजी है, और कोआर्स ग्रेन का 1 रुपीज पर केजी है। क्लियर है इतना? अब रेगुलेटरी मैकेनिज्म बिग टेक इन इंडिया कौन कौन सा है, देखो, सॉरी एक सेकेंड वेट। रेगुलेशन ऑफ बिग टेक कंपनीज, ये नया टॉपिक है, ये न्यूज में क्यों रहा था, बहुत सारी मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन हुई वर्ल्ड वाइड गोइंग ऑन द अब्यूज ऑफ मोनोपोलिस्टिक पावर बाय द बिग टेक फर्म्स लाइक फेसबुक एंड द गूगल। मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन हुई वर्ल्ड में जिन्होंने अब्यूज किया कि ये जो बिग टेक कंपनीज है, कौन कौन सी बिग टेक कंपनीज, फेसबुक और गूगल, ये अपनी मोनोपोलिस्टिक पावर का यूज कर रही हैं, ऐसा बोला गया, तो इनके रेगुलेशन करने की जरूरत है। तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या आया बिग टेक के लिए इंडिया में? इंडिया में क्या है, इंडिया में 3 एक्ट हैं बिग टेक से रिलेटेड। एक तो है आईटी एक्ट 2000, फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, और एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है। ठीक है, 3 चीजें, 3 मैकेनिज्म है। पहला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये क्या करता है, सारी एक्टिविटीज जो भी कंप्यूटर रिसोर्स का यूज करती है उनको गवर्न करने का काम करता है आईटी एक्ट 2000। ठीक है, इट कवर्स ऑल इंटरमीडियरीज हु प्ले अ रोल इन द यूज ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये सारे इंटरमीडिएट्स को कवर करता है जो कंप्यूटर रिसोर्सेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को यूज करने का काम करते हैं। कॉन्फर्स ऑन दी सेंट्रल एंड दी स्टेट गवर्नमेंट द पावर टू इशू डायरेक्शंस। ठीक है, तो ये कन्फर करता है ऑन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट द पावर टू इशू द डायरेक्शन। देखो आईटी एक्ट 2000 में 2 हैं, एक तो ये क्या करता है, सारी एक्टिविटी जो कंप्यूटर रिसोर्सेज से रिलेटेड है उनको गवर्न करने का काम करता है। दूसरा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो डायरेक्शन इशू करें। ठीक है, आईटी एक्ट 2000 के अंदर आता है। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या होता है, जैसा कि नाम में ही मेंशन है कंपटीशन कमीशन, मतलब ये कंपटीशन बना के रखे, कंपटीशन जो कल्चर है उसको इनेबल करने का और उसको सस्टेन करने का, उसको प्रमोट करने का काम करती है। तो प्रमोट एंड सस्टेन एंड इनेबलिंग कंपटीशन कल्चर। ठीक है, पूरा कंपटीशन कल्चर बनाने का काम करती है। डिफाइन वेदर अ टेक एंटिटी हैज अब्यूज्ड इट्स डोमिनेंट पोजीशन, अगर कोई भी टेक एंटिटी अपनी पोजीशन, अपनी डोमिनेंट पोजीशन का यूज करके मिसयूज कर रही है तो उसको डिटरमाइन करती है। और कॉम्पिटेंस कमीशन ऑफ इंडिया क्या करती है, उस डोमिनेंट फर्म को इंश्योर कराती है कि वो जो फर्म है वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज नहीं कर सकती, और अगर ऐसा वो करती है तो उसको इन्वोक्ड कर दिया जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है कि मार्केट में कॉम्पिटिशन बना के रखना। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या करती है, लुक इनटू एफडीआई केसेस इन बिजनेस टू कंज्यूमर एंटरप्राइजेस।
ये एफडीआई केसेस को देखती है, बिजनेस टू कंज्यूमर एंटरप्राइजेस के, ठीक है, लुक इनटू एफडीआई केसेस। अब देखेंगे हम नेक्स्ट न्यूज। समझ में आया? बिग टेक कंपनीज के लिए 3 है हमारे लिए, वो याद रखना बस आप। तो आईटी एक्ट 2000, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये 3 चीजें हैं जिसके थ्रू रेगुलेशन किया जाता है इंडिया में बिग टेक कंपनीज का, ठीक है। इंटरनेट शटडाउन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखो, इंटरनेट शटडाउन क्यों न्यूज में था? एज पर एक रीसेंट रिपोर्ट आई यूके बेस्ड एक प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिसर्च फर्म टॉप 10 वीपीएन ने निकाली है। इसमें इन्होंने बोला है कि जो इंटरनेट शटडाउन हुआ था 2020 में, ठीक है, उसमें इंडिया में जो शटडाउन हुआ था उसका कॉस्ट हुआ 2.8 बिलियन, ऑलमोस्ट 70% ऑफ द टोटल लॉस ऑफ $4 बिलियन टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। जब इंटरनेट शटडाउन हुआ था 2020 में, तो टोटल लॉस कितना हुआ था? $4 बिलियन का। उसमें से 2.8 बिलियन जो है वो इंडिया का ही, सिर्फ इंडिया में इतना लॉस हो गया था। तो ये कितना, टोटल लॉस का 70% जो है वो इंडिया से ही हुआ था, ठीक है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द टोटल लॉस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी फ्रॉम इंडिया, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ इतने सारे इंटरनेट यूजर्स है कि जब इंटरनेट शटडाउन हो गया था तो $2.8 बिलियन हमारी इंडिया ने कॉस्ट किया था, ठीक है। प्रोविजंस रिगार्डिंग द इंटरनेट शटडाउन के क्या क्या प्रोविजंस थे बिफोर 2017? प्रोविजन क्या थे? सेक्शन 144 ऑफ सीआरपी, ये क्या करता है? बार करता है असेंबली ऑफ, मतलब 5 से ज्यादा लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते किसी भी एरिया में। दूसरा क्या था? इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, ये दो प्रोविजन थे 2017 के पहले इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड। कौन ऑर्डर कर सकता है? डीएम, एसडीएम या कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको एम्पावर्ड, जो स्टेट से एम्पावर्ड है, वो ये ऑर्डर दे सकता है। ड्यूरेशन क्या हो सकता है? सेक्शन 144 जो है वो 2 महीने से 6 महीने तक का हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब 2017 के बाद क्या हुआ है? टेम्परेरी सस्पेंशन जो होता है टेलीकॉम सर्विसेज रूल 2017 के अकॉर्डिंग, न्यू रूल्स बाय अमेंडिंग सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, टेम्परेरी सस्पेंशन हो सकता है टेलीकॉम सर्विसेज का, ठीक है। ये बोला था सेक्शन 7 इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अकॉर्डिंग। डिस्पाइट द 2017 rule, the government has also often used the broad powers under the section 144। ये 2017 के रूल के होने के बाद भी गवर्नमेंट ऑफनली इसको यूज करती है, ठीक है। अब कौन ऑर्डर देता है? ओनली द होम सेक्रेटरी ऑफ द यूनियन और द स्टेट कैन पास एन ऑर्डर टू रिव्यू बाय अ कमिटी विद इन 5 days, ठीक है। ये होम सेक्रेटरी जो यूनियन और स्टेट के होते हैं वो ही इसको पास कर सकते हैं और उसको रिव्यू करेगी कमिटी विद इन 5 days। In unavoidable circumstances, the order can be issued by an officer of the rank of the joint secretary or above, authorized by the center or the state home secretary। किसी भी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, जैसे कोई इमरजेंसी की कंडीशन आ गई, कुछ वॉर हो गया, कुछ अटैक हो गया, उस टाइम पे हमको इंटरनेट शटडाउन करना पड़ा, तो उस केस में जॉइंट सेक्रेटरी जो है, उस रैंक का कोई ऑफिसर जो है वो इशू कर सकता है ऑर्डर को। क्लियर इतना? फिर ये कितना टाइम का होता है? अंडर टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज 2020 ऑर्डर सस्पेंडिंग टेलीकॉम इंटरनेट सर्विसेज शेल नॉट बी इन ऑपरेशन फॉर मोर देन 15 days, ठीक है। ये कितने दिन तक का हो सकता है? 15 डेज से ज्यादा का नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 से 6 महीने तक का होता था, लेकिन ये 15 डेज से ज्यादा का नहीं हो सकता है। अदर प्रोविजन ऑफ द इंटरनेट शटडाउन, सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 गिव्स द गवर्नमेंट पावर टू ब्लॉक पर्टिकुलर वेबसाइट नॉट द इंटरनेट एज अ होल। 2008 के एक्ट के थ्रू ये बोला गया था गवर्नमेंट जो है वो पर्टिकुलर वेबसाइट को ब्लॉक कर सकती है, लेकिन पूरा इंटरनेट एज अ होल ब्लॉक नहीं कर सकती है, नहीं शट डाउन कर सकती है। अब रिव्यू कमिटीज कहाँ पे होती है? 2 रिव्यू कमेटी होती है, एक होती है स्टेट लेवल पे, एक होती है सेंट्रल लेवल पे। स्टेट लेवल में कौन कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं एंड सेक्रेटरी होते हैं ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन के और लीगल अफेयर्स के कौन कौन होते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी होते हैं। सेंट्रल लेवल पे कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी होते हैं और सेक्रेटरी लॉ और लीगल रिमेम्बरेंसर इन चार्ज लीगल अफेयर्स एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अदर देन द होम सेक्रेटरी। ये सारे लोग कंप्राइज होते हैं, ये देख लीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना समझ में आया इंटरनेट शटडाउन के क्या क्या प्रोविजन है? 2017 के पहले अलग थे, डीएम एसडीएम कर सकता था, 2017 के बाद होम सेक्रेटरी ऑफ यूनियन एंड स्टेट करते हैं, ठीक है। पहले जो था 2 से 6 महीने तक का हो सकता था एक्सटेंशन, अब 15 दिन तक का हो सकता है मैक्सिमम। अब डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है? डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स ये न्यूज में क्यों रहा था? देखो,
अभी फर्टिलाइजर जो है, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर का, उनको सेकंड रैंक मिली है अमंग 16 इकोनॉमिक मिनिस्ट्री। 16 मिनिस्ट्रीज में से उसको सेकंड रैंक मिली है, और थर्ड रैंक मिली है आउट ऑफ 65 मिनिस्ट्री। ठीक है, थर्ड रैंक मिली है 65 में से, और सेकंड रैंक मिली है 16 इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज में से। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ डेटा गवर्नमेंट क्वालिटी इंडेक्स में। ठीक है, कौन से इंडेक्स में उसको सेकंड और थर्ड रैंक मिली है? DGQI में, डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स में। अब DGQI क्या होता है? ये सर्वे क्या करता है? डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, ठीक है, डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स क्या करता है? डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को असेस करता है कि उनकी डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस क्या है। तो DGQI का मेन काम यही है कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को वो असेस करे कि उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है। ठीक है, उसके अलावा इट इज कंडक्टेड बाय डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस। ये कौन कंडक्ट करता है? डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस अंडर नीति आयोग। नीति आयोग के अंडर में करता है। ठीक है, ये असेस करता है, डेटा प्रिपेयर करता है मिनिस्ट्रीज का, डिपार्टमेंट्स का, और उनके स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क पर कि उनका कितना हेल्दी कंपटीशन है उनके बीच में, कैसे वो कोऑपरेटिव पीयर लर्निंग को और बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, इट विल इमेंसली हेल्प इम्प्रूव द इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। ये क्या करता है? हेल्प करता है इम्प्रूव करने की। क्या इम्प्रूव करने की? इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज का, स्कीम्स का एंड प्रोग्राम्स का, टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स। वेरियस प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव डिलीवरी ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज। बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो डिलीवरी सर्विसेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जैसे कि UIDAI, ठीक है, नेट ग्रेड प्रोग्राम, फिर इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS, एंड DNA डेटा बैंक्स एंड द बिग डेटा एनालिटिक्स। ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो सब किसके अंदर आते हैं? इसी के अंदर आते हैं। इन्हीं के ऊपर DGQI जो क्या करता है? इनको असेस करने की कोशिश करता है। मेजर थीम जो है DGQI की, वो क्या इंक्लूड करता है? डेटा जनरेशन, डेटा क्वालिटी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस, यूज एंड डिसएमिनेशन, डेटा सिक्योरिटी, HR कैपेसिटी एंड द केस स्टडीज। ठीक है, ये सारी चीजें उसको असेस करने का काम करता है। नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क। ओके, ये वाला जो है वो क्या है? रिसेंटली नीति आयोग एंड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इन दोनों ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क। ओके, अब ये क्या है? ये एक एक्शन प्लान प्रोवाइड करता है जिसमें प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट को मैनेज करने का अप्रोच है। ठीक है, ये एक अप्रोच को अडॉप्ट करता है जिसमें प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट को मैनेज किया जा सकता है टू इंफ्रा डेवलपमेंट को करने के लिए। ये क्या करेगा? बिल्ड अ वर्कफोर्स ऑफ सच प्रोफेशनल। ये ऐसा वर्कफोर्स तैयार करेगा, ऐसे प्रोफेशनल को तैयार करेगा जो क्या करेंगे? प्रोफेशन ऑफ प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट को मैनेज करने का काम करेंगे। एनहांस इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल्स, और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को एनहांस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रेडिकल रिफॉर्म्स लेके आएंगे, गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, रोबस्ट गवर्नेंस बनाएंगे, और कॉस्ट रिड्यूस करेंगे, एंड वेस्ट मटेरियल का यूज करेंगे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। सारा कुछ डेवलपमेंट करेंगे लेकिन उसमें एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नेशनल प्रोग्राम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। ठीक है, किसने ये बताया था? नीति आयोग और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर ये लॉन्च किया था। अब प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या है? ये इंटीग्रेट करेगा इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट के अलग अलग एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करके एक कॉमन ऑब्जेक्टिव बनाएगा। मैनेज करेगा वेरियस डिसिप्लिन ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोजेक्ट सच एज इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस, इन सबको, पावर, वाटर, हाईवेज, वेस्ट मैनेजमेंट, इन सबको इंटीग्रेट करके एक कॉमन ऑब्जेक्टिव बनाएगा। ठीक है, ये किसका काम है? नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क का काम। अब अदर इंपॉर्टेंट गवर्नेंस इनिशिएटिव्स कौन कौन से देखो, एक है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। अब देखो, ग्राम स्वराज का है इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने ही लॉन्च किया होगा इस पोर्टल को। स्ट्रेंथन द ई गवर्नेंस इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ये क्या करता है? ट्रांसपेरेंसी लाने की काम करेगा इन द डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। डिसेंट्रलाइज्ड
प्लानिंग मतलब पता है ना आपको कि एक सेंटर होता है, उसके अलावा नीचे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ सेंटर है, उसके नीचे स्टेट्स हैं, स्टेट के नीचे फिर हमने म्युनिसिपैलिटी और पंचायत को बना दिया। तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है, ये जो डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग है, उसको ट्रांसपेरेंसी लाने का काम करेगा। और प्रोग्रेस रिपोर्टिंग एंड वर्क बेस्ड अकाउंटिंग, इन सबको काम करने का एम है इसका, ठीक है। ये सिंगल विंडो प्रोवाइड्स अ सिंगल विंडो फॉर कैप्चरिंग द पंचायत इंफॉर्मेशन विद द कंप्लीट प्रोफाइल ऑफ द पंचायत। इसमें सिंगल विंडो में सारी पंचायत से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेंगी, ठीक है। For 2021 and around 2.3 lakh gram panchayats have finalized their GDPD on gram स्वराज पोर्टल। 2020 से 21 में कम से कम 2.5 लाख ग्राम पंचायत ने ये जीपीडीपी को फाइनल किया है, ठीक है, ऑन ई ग्राम स्वराज पोर्टल। अब पब्लिक अफेयर इंडेक्स क्या होता है? 2020 में पब्लिक अफेयर इंडेक्स आया था। इसमें बोला है डेटा ड्रिवन प्लेटफॉर्म टू रैंक स्टेट और यूटीज ऑन दी गवर्नेंस। ये क्या करेगा? पब्लिक अफेयर इंडेक्स स्टेट और यूटीज को रैंक करेगा उनकी गवर्नेंस के बेसिस पे। और इसको किसने डेवलप किया है? नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक अफेयर सेंटर, पैक, पब्लिक अफेयर सेंटर ने इसको डेवलप किया है। गवर्नेंस परफॉर्मेंस इज एनालाइज इन द कंटेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये किसकी बेसिस पे परफॉर्मेंस को एनालाइज करेगा? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बेसिस पे इसको एनालाइज करेगा, ठीक है। इसमें 3 पिलर्स को डिफाइन किया गया, इक्विटी, ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तीनों को चेक करेगा। किस किस को चेक करेगा? इक्विटी को चेक करेगा, ग्रोथ चेक करेगा और सस्टेनेबिलिटी को चेक करेगा। लार्ज स्टेट कैटेगरी में कौन फर्स्ट आया, स्मॉल स्टेट कैटेगरी में कौन फर्स्ट आया, ये इंपॉर्टेंट है। केरल, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, मतलब तीनों साउथ के स्टेट ने टॉप किया हुआ है, ठीक है, किसमें? पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में। और उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्दर्न वाले स्टेट्स हैं, वो बॉटम में है, ठीक है। ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा। यूपी बिहार में पॉपुलेशन ज्यादा है तो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, तो यूपी, बिहार और उन्हीं से लगा हुआ है उड़ीसा, तो ये बॉटम में है, ठीक है। फिर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, साउथ के स्टेट्स हैं, तो तीनों ने अच्छा परफॉर्म किया है। स्मॉल स्टेट कैटेगरी में गोवा नंबर 1 पे आता है। हमने देखा कि नॉर्थ के स्टेट अच्छा परफॉर्म नहीं करे तो मणिपुर जो है वो लास्ट आएगा, ठीक है। चंडीगढ़, यूटीज में चंडीगढ़ जो है वो फर्स्ट आया है। चंडीगढ़ हमेशा आगे रहता है, वहाँ की प्लानिंग हमेशा अच्छी है, आपने देखा होगा, पूरी प्लान्ड सिटी है, तो चंडीगढ़ हमेशा आगे रहेगा। अब अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स, इसमें हम क्या देखेंगे? इट वाज रिसेंटली रिलीज बाय द प्रजा फाउंडेशन, तो याद रखिएगा किसने रिलीज किया है? प्रजा फाउंडेशन में रिलीज किया है। यूजीआई क्या करता है? रैंक करता है स्टेट टू इंडिकेट वेयर दे स्टैंड इन टर्म्स ऑफ रियल एम्पावरमेंट ऑफ द ग्रास रूट डेमोक्रेसी एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये उन स्टेट को रैंक करता है कि किन में रियल एम्पावरमेंट है ग्रास रूट डेमोक्रेसी का और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स, उड़ीसा जो है उसने टॉप किया ऑल इंडिया स्टेट्स इन अर्बन गवर्नेंस, ठीक है। उड़ीसा ने टॉप किया है, ठीक है। अभी हमने बोला था ना उड़ीसा ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया क्योंकि वो नॉर्थ स्टेट्स में आता है, तो उड़ीसा ने इसलिए इसमें टॉप कर लिया अर्बन गवर्नेंस में। मणिपुर और नागालैंड अभी भी बॉटम में है, ठीक है। इंडेक्स शो करता है दैट नो स्टेट हैज डेवलप्ड द 18 फंक्शंस मेंशन्ड इन द 12th शेड्यूल डील्स विद द म्युनिसिपैलिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू देयर सिटी गवर्नमेंट। इंडेक्स शो करता है कि कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जो 18 फंक्शन, आपको पता होगा म्युनिसिपैलिटी के कितने फंक्शन है? 18 फंक्शंस है और पंचायत के 23 हैं, ठीक है। तो कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जिसने म्युनिसिपैलिटी के 18 फंक्शन को अच्छे से डेवलप किया हो। फिर है इंडियन पोस्ट लॉन्च 5 स्टार विलेज स्कीम। देखो 5 स्टार विलेज स्कीम मतलब इसमें स्टार रेटिंग दी जाएगी पोस्टल सिस्टम को। इट एम्स टू इंश्योर यूनिवर्सल कवरेज ऑफ द फ्लैगशिप पोस्टल स्कीम इन द रूरल एरिया। पोस्टल स्कीम के लिए लॉन्च किया गया है। ये स्कीम क्या क्या कवर करती है? सेविंग बैंक अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट, फिर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये 4 स्कीम कवर करती है, ठीक है। कौन कौन सी? सेविंग बैंक अकाउंट, सुकन्या समृद्धि, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ब्रिज द गैप इन पब्लिक अवेयरनेस एंड रीच ऑफ द पोस्टल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज स्पेशली इन द इंटीरियर विलेज। जो गैप है पब्लिक अवेयरनेस का और पोस्टल प्रोडक्ट्स का,
वहां तक पहुंचने का, उनको कम करने की कोशिश करेगा, उसको ब्रिज करने की कोशिश करेगा। कैसे? जो इंटीरियर विलेजेस होते हैं ना, वहां तक पोस्टल सर्विसेज पहुंच नहीं पाती। जो इंटीरियर विलेजेस में लोग रहते हैं, क्या उनके पास सुकन्या समृद्धि अकाउंट है? क्या उनके पास सेविंग बैंक अकाउंट है? क्या उनके पास रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस है? तो उन तक ये पहुंचाने का काम करेगा। तो जो विलेज ज्यादा अच्छे से पहुंचा पाएगा उसको उतनी स्टार रेटिंग दी जाएगी। जैसे ये जो 4 स्कीम्स हैं जो ऊपर लिस्ट में हमने देखी थी, सेविंग बैंक अकाउंट, सुकन्या समृद्धि, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्ट, तो इनमें से जो विलेज अगर मान लो चारों स्कीम इंप्लीमेंट कर लेता है तो उस विलेज को कौन सा स्टार दिया जाएगा? 4 स्टार स्टेटस दिया जाएगा। अगर विलेज 3 स्कीम को कवर कर पाता है तो उसको 3 स्टार स्टेटस दिया जाएगा। तो ये एक स्टार स्टेटस दिया जाएगा, इसके वजह से विलेज अपने आप आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो ये सारी स्कीम हमने देखी है। इंडिया पोस्ट लॉन्चेस 5 स्टार विलेजेस स्कीम। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं, रिवाइज करते हैं। देखो आज ये हमारा पूरा टॉपिक कवर हो चुका है गवर्नेंस वाला, और गवर्नेंस वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो इससे हमारा पॉलिटी जनवरी तक का पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फरवरी 2021 से लेके कहाँ तक का, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक का पूरा कवर करेंगे, अगस्त सितंबर तक का। ओके, तो इसमें आपका पॉलिटी का 1 ईयर का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए हमने क्या क्या पढ़ा आज हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने आधार के बारे में देखा, किसके लिए मैंडेटरी होता है? इनकम टैक्स रिटर्न परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए मैंडेटरी होता है। आधार जो है वो एक मनी बिल की तरह पेश किया गया था। और फिर ये किसके लिए मैंडेटरी नहीं है? बैंक अकाउंट ओपन कराने के लिए और मोबाइल कनेक्शन के लिए मैंडेटरी नहीं है। और वेलफेयर स्कीम्स और गवर्नमेंट सब्सिडीज के लिए क्या है? मैंडेटरी है, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट्स के लिए मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, और इसके बाद हमने देखा था मिशन कर्मयोगी सिविल सर्विसेज की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया गया है। कैबिनेट ने अभी इसको अप्रूव किया है। इसमें रूल बेस्ड से ट्रांजिशन किया जाएगा रोल बेस्ड ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर। इसमें एक आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जिसमें लर्निंग को, प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। इसका नाम है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, इसको कौन इंस्टीट्यूशन करेगा? तो प्राइम मिनिस्टर पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल है, ये एपेक्स बॉडी रहेगी जो क्या करेगी? डायरेक्शन देगी सिविल सर्विसेज को अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए। और इनको चेयर कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर चेयर करेंगे। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन होगा जो किसको असिस्ट करेगा? पीएम की पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल को असिस्ट करने का काम करेगा। ओके, फिर हमने देखा था विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि सबके पास विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म होना चाहिए और उनके सेफगार्ड और प्रोटेक्शन के लिए एडिक्वेट हमको प्रोटेक्शन करना चाहिए। विसल ब्लोइंग क्या होता है? कोई ऐसा पर्सन जो करप्शन को उजागर करने का काम करता है उसको विसल ब्लोअर बोलते हैं, तो उसके प्रोटेक्शन का काम करना चाहिए। ये जो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2018-14 का है, उसको आर्म फोर्सेस के ऊपर नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, ये किसी पर्सन या गवर्नमेंट या इन सब के ऊपर लगता है, लेकिन ये किसके ऊपर नहीं लगेगा? आर्म फोर्सेस के ऊपर नहीं कर सकता है। और जो भी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना होता है वो कैसे कर सकते हैं? राइटिंग में कर सकते हैं या ईमेल या मैसेज लिख कर सकते हैं। क्लियर है इतना? और फिर हमने देखा था आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में। तो आईपीसी क्या कर सकता है? क्राइम को डिफाइन करता है। सीआरपीसी क्या करता है? रेगुलेशन, क्रिमिनल लॉ के जो रेगुलेशन प्रोसीजर होता है उन सबको बताता है। और इन दोनों को कौन रिव्यू करने का काम करता है? तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, जो 1970 में बना था। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में हमने देखा था कि एक राशन कार्ड पूरी कंट्री में चलेगा, तो उसके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी स्कीम आई है। इसमें सब्सिडाइज्ड फूड दिया जाता है राशन कार्ड पर। उसकी प्राइसेस होती है राइस की 3 रुपीज पर केजी, व्हीट की 2 रुपीज पर केजी और कोआर्स ग्रेन की ₹1 पर केजी। ठीक है, अब अंत्योदय अन्न योजना किसके लिए लॉन्च की गई थी? 2000 में पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली के लिए लॉन्च की गई थी। ओके, रेगुलेशन ऑफ बिग टेक कंपनीज, जो बिग टेक फर्म्स होती हैं फेसबुक और गूगल, इनको अब्यूज किया जा रहा है कि ये अपनी मोनोपोलिस्टिक पावर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमारी इंडिया में तीन मैकेनिज्म है जो बिग टेक को कंट्रोल करते हैं। एक तो आईटी एक्ट 2000, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, इंटरनेट शटडाउन क्या होता है? इंटरनेट शटडाउन मतलब में क्या हुआ था हमारी इंडिया को? जब इंटरनेट शटडाउन हुआ था तो इंडिया में जो कॉस्ट आया था इंटरनेट शटडाउन का वो 2.8 बिलियन, मतलब अमाउंट 70% ऑफ 4 बिलियन लॉस जो पूरी वर्ल्ड में हुआ था, उसका 70% सिर्फ इंडिया से लॉस हो गया था। इतना क्लियर है?
फिर डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स में हमने देखा कि डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर की रैंक सेकंड आई है और थर्ड आई है आउट ऑफ 65 मिनिस्ट्रीज। डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स क्या करता है, असेस करता है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को और उनकी परफॉर्मेंस को। ओके, फिर हमने देखा था नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क। नीति आयोग और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या किया, नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है। ये एक एक्शन प्लान है जिसमें प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच रखी जाती है, मतलब प्रोग्राम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच से पूरा डेवलप किया जाएगा। इसमें एक वर्कफोर्स बनाई जाएगी ऐसे प्रोफेशनल की जो प्रमोट करें प्रोग्राम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को। ठीक है, रेडिकल रिफॉर्म्स लेके आएंगे, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा, कॉस्ट रिड्यूस किया जाएगा, वेस्ट मटेरियल का यूज किया जाएगा और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। फिर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए हमने देखा। पब्लिक अफेयर इंडेक्स हमने देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितना हो रहा है, उसके लिए पब्लिक अफेयर इंडेक्स आएगा। फिर अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में हमने देखा कि उड़ीसा ने टॉप किया था, इसको प्रजा फाउंडेशन ने लॉन्च किया था और ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी को चेक करने के लिए होता है। फिर देखा था इंडिया पोस्ट लॉन्चेस 5 स्टार विलेजेस स्कीम। इसमें फ्लैगशिप पोस्टल स्कीम रूरल एरियाज तक कितना पहुंच रही है उसके हिसाब से रेटिंग दी जाएगी। कौन कौन सी 4 स्कीम इसमें इंक्लूड की गई है, सेविंग बैंक अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस अकाउंट और रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई है। जो चारों स्कीम को फुलफिल कर लेता है वो विलेज 4 स्टार में आता है, जो 3 को कर पाता है वो 3 स्टार रेटिंग में आता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर देखिए आपका पॉलिटी का करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है तो आप QR कोड स्कैन करके, ये आपको इसी PDF में मिल जाएगा सबसे ऊपर। इस QR कोड को स्कैन करके आपका पॉलिटी का अभी तक जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसका आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा थ्रू MCQ और आपको ये भी समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से फ्रेम होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और इसके पहले मैं आपको जाने के पहले एक और चीज बता देती हूँ कि मेरे चैनल का नाम है शिवी सिंघल